जो बच्चे यहाँ पर पीसीबी वाले हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स 11th और 12th में नहीं था, तो उन बच्चों को क्या मैथ और बायो में क्या है 0 मार्क्स भी आ गए, तो उस 0 मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ओवरऑल 150 मार्क्स देखा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है हर एक सेक्शन के लिए। तो फिजिकल जो होता है ना, वे जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको बायोलॉजी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी जो होता है ना, वो सबसे ईजी आता है, सबसे ईजी क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, रद्दी भर के क्वेश्चंस से होते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन लास्ट 2 मंथ में हम आईआईटी की किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम आईआईटी को एटलीस्ट क्रैक कर पाएँ, और जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है वे और बेटर अपनी रैंक किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आईआईटी का डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके का है, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से हमें वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, कहाँ से हमें प्रैक्टिस शीट्स सॉल्व करनी है, कहाँ से हमें टेस्ट सीरीज करने हैं, कौन सी बुक्स हम फॉलो करें या कौन सी बुक्स नहीं फॉलो करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आईआईटी के डिफ़िकल्टी लेवल को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि चारों सब्जेक्ट के ओवरऑल मार्क्स आपके देखे जाते हैं, आपका जो रैंक निकलता है उसके लिए। मान लीजिए आपने किसी 3 सब्जेक्ट्स में बहुत बढ़िया स्कोर कर दिया, आपका हर एक सब्जेक्ट जो होता है आपका वे अराउंड 60 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आते हैं, और हर एक क्वेश्चन के +4 मार्क्स होते हैं पॉजिटिव, और अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया है तो आपको -1 नेगेटिव मार्क मिलेगा। यहाँ पर 15 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 60 मार्क्स है, और 4 सब्जेक्ट हमारे पास टोटल रहते हैं 240 मार्क्स। तो अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स में 150 मार्क्स मान लीजिए ले दिए, 240 में से 150 3 सब्जेक्ट में, और आपका किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो या बायो हो, जनरली यही सिनेरियो बच्चे सोचते हैं, तो अगर उनका मैथ और बायो में क्या है 0 मार्क्स भी आ गए, तो उस 0 मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ओवरऑल 150 मार्क्स देखा जाएगा। तो इसका मतलब मेन क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वगैरह का कोई सिनेरियो नहीं है, जो कि नेक्स्ट वगैरह में होता है, जे एडवांस में होता है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके ओवरऑल मार्क्स देखे जाएंगे आपकी रैंक निकालने की। बट क्या 3 सब्जेक्ट से पॉसिबल है आईआईटी निकालना? हाँ, पॉसिबल तो ऑफकोर्स है, ऐसा है नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स डिफिकल्ट आती है, केमिस्ट्री और मैथ हो गया आपके पास, या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, और कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए कि तीनों ही सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया स्कोर करना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनमें से 2 सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका वे दिन अच्छा नहीं गया किसी एक सब्जेक्ट को लेके, जो आपका एग्जाम वाला दिन है उस दिन ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपने किए ही नहीं है उन टॉपिक से, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियोज रहेंगे कि आप चाहे जितना अच्छा प्रिपेयर कर लो 3 सब्जेक्ट को, कहीं ना कहीं वे सिनेरियोज रहेंगे कि मतलब हो नहीं पाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगेन वही वाली बात आ जाती है, हर एक सब्जेक्ट 60 मार्क्स का है, 180 मार्क्स के आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आपको आईआईटी के थ्रू आपको कोई ना कोई एटलीस्ट एक आइजर चाहिए, तो आप मान के चलिए आपको 140 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर 180 में से 130 मार्क्स लाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। आप खुद इमेजिन करिए, 180 में से 130 या 40 मार्क्स लाना कितना डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे ही आप अपना 4 सब्जेक्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको एज मिलता है। और सिर्फ इतना नहीं है, होता क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में से जो पेपर बनता है उसका कुछ एक डिज़ाइन होता है। तो डिज़ाइन में ऐसा होता है कि आपको कुछ ईजी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इजी तो मैं 4 सब्जेक्ट्स के कर लूँ, तो मतलब मैं मेरा जो 4 सब्जेक्ट है उसे मैं इतना तो प्रिपेयर कर लूँ कि मैं उसके सारे इजी क्वेश्चंस कर पाऊँ, और मीडियम वाले भी कहीं ना कहीं मोस्टली क्वेश्चंस कर पाऊँ, और हार्ड वाले हटा दो, हार्ड वाले क्वेश्चंस की तरफ हमें नहीं जाना है। तो अगर हम अपना 4 सब्जेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके ईजी और मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इससे एज ये मिलेगा कि जो आपके बाकी 3 सब्जेक्ट बच गए हैं उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं ना, उसे आप छोड़ सकते हो। अगर आपसे नहीं बन पाए या रॉन्ग हो गए तो कहीं ना कहीं जो वे आपके मार्क्स यहाँ गए हैं 3 सब्जेक्ट्स में, हार्ड वाले क्वेश्चंस में, वे जो आपका 4 सब्जेक्ट है, चाहे वे बायो हो या मैथ हो,
उसके थ्रू वे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मतलब वहाँ पर आपको एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट तैयार किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मेरा ये है कि आपको 4 सब्जेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 सब्जेक्ट आपको उस लेवल पे करना है कि आप उसकी सारी इजी क्वेश्चन यहाँ पर कर पाओ। अब मैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल डिस्कस करूँगा, कंपेयर करूँगा जेईई या नीट या जेईई एडवांस के कंपैरिजन में कैसा होता है डिफिकल्टी लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी जो होती है वे कहीं ना कहीं नीट से ऊपर लेवल की आती है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होती है, और क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। रट्टे वाले भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स लगता है। अगर आप नीट वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर ऐसा होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। बट बायो में अगेन 15 क्वेश्चंस आए हैं। 15 क्वेश्चंस करने में बायो में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 20-30 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा। तो बायो जो होता है कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है, बहुत कम टाइम में आपका बायो यहाँ पर हो जाएगा। अब बायो को प्रिपेयर कैसे करनी है? अगर आप पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हो जिनके पास बायोलॉजी है 12th में, तो सारी बायो करो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी दी बेस्ट बुक है बायो, आपके बायो के लिए दी बेस्ट आपकी एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी को आंख बंद करके फॉलो करो, बार बार उसे रीड करो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास मटेरियल है किसी इंस्टीट्यूट का, चाहे वे हमारा प्रेफराइजर का अगर आपने कोर्स ले रखा है, तो उसमें आपको बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। और अगर आपके पास नहीं है मटेरियल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप नीट के पीवाईक्यूज यहाँ सोल्व कर सकते हो। बट अगेन नीट के पीवाईक्यूज के लेवल थोड़े नीचे हैं एज कम्पेयर टू आईआईटी के क्वेश्चंस के लेवल के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीट के थोड़े लेवल नीचे रहते हैं। और इसके अलावा बायो जिन बच्चों के पास है नहीं क्लास 12th में, उनको किस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करना है? तो यहाँ पर आपको बायो के उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जो थोड़े ईजी पड़ते हैं मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर दिया कि बायोलॉजी वगैरह के लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए मैथ के स्टूडेंट्स को, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को। तो वे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। तो उन चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। आपको बायो पूरा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको वे 4-5 यूनिट्स है, उन यूनिट्स को आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ आपके 7 क्वेश्चंस तक बन जाएंगे, 7 to 8 क्वेश्चंस भी बन जाएंगे सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करने में, और वे इजी पड़ेगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, वही 4-5 वीक लगेगा आपका, जो कि अभी हमारे पास इतना टाइम है। तो 4-5 वीक अगर आप अपना दोगे तो आप इजीली से वे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। ऐसा नहीं है कि 4-5 वीक बस एक ही आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट करना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप कर रहे होगे। मैं उसमें मान के चल रहा हूँ कि आप अपना 30 to 40% जो टाइम है दिन का, वे आप बायोलॉजी को दे रहे होगे, क्योंकि बाकी आपके सब्जेक्ट कहीं ना कहीं तैयार होंगे एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी। तो आपको बायोलॉजी में अपना काफ़ी डिसेंट टाइम स्पेंड करना है। बायोलॉजी के प्रिपरेशन कैसे करनी है? अगर आपके पास हमारे कोर्सेज है तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ऑफकोर्स वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोर्सेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको जाना है यूट्यूब में। यूट्यूब में आपको मिलेंगे 1 शॉट वीडियो नीट वगैरह के लिए। तो जो वे नीट के 1 शॉट वीडियो है ना, आप आंख बंद करके उन्हें फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स आप लेक्चर्स कोई सा भी फॉलो करो, कंटेंट सारा लेक्चर्स का सेम है, चाहे वे आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। डिफरेंस जो आता है वो क्वेश्चंस में आता है। तो क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास हमारा कोर्स है तो ऑफकोर्स हमारी प्रैक्टिस शीट करो, दी बेस्ट है वे। और अगर नहीं है तो आप नीट के पीवाईक्यूज को सोल्व कर सकते हो, और एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर करना है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको बायोलॉजी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी जो होता है ना, वो सबसे ईजी आता है, सबसे ईजी क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, रद्दी भर के क्वेश्चंस जो होते हैं, और उसमें स्कोर करना ना बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए आप अगर फिजिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितना आपका टाइम फिजिक्स के 2 चैप्टर्स को यहाँ प्रिपेयर करने में लगेगा, उतने टाइम में ना आप कहीं ना कहीं बायोलॉजी के 4-5 चैप्टर्स यहाँ पर प्रिपेयर कर लोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा इजी पड़ता है। और उससे ज़्यादा इजी क्या है कि फिजिक्स के वे जो 2 आपने चैप्टर प्रिपेयर करे हैं, उनसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्या है कि वे क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ये है कि आपसे क्वेश्चंस पे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे डिफिकल्ट आएंगे। लेकिन बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चंस आएंगे, तो कहीं ना कहीं हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप बायोलॉजी के जो चैप्टर्स प्रिपेयर किए हो उसके आप करेक्ट आंसर ही मार्क करके आओगे। इसीलिए चाहे आप पीसीबी वाले हो
या फिर पीसीएम वाले हो, आपको बायोलॉजी किसी भी हाल पे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पीसीएम और पीसीबी वाले बायोलॉजी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बायोलॉजी पे काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री सेकंड ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के बाद सबसे ईजी केमिस्ट्री आता है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से क्वेश्चंस आते हैं डिसेंट लेवल पे। सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक और फिजिकल के ऑलमोस्ट इक्वल में, और सबसे कम इनऑर्गेनिक से आता है। और ये तो मतलब कॉमन सेंस है, क्योंकि सबसे कम चैप्टर 4 या 5 चैप्टर्स बस इनऑर्गेनिक में है, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स ऑर्गेनिक से आएगा, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है। अब मैं बात करता हूँ डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है हर एक सेक्शन के लिए। तो फिजिकल जो होता है ना, वे जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूला बेस्ड। और कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जो थोड़े ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं। तो वे मैंने बताया ना, वे हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो एक दो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके फिजिकल में, एक या दो मैक्सिमम भी, जो हार्ड थोड़े क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपका अच्छा दिमाग यूज़ होगा। वरना जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अच्छे से फॉर्मूलाज को समझ के जाओगे और प्रैक्टिस करके जाओगे क्वेश्चंस के फिजिकल केमिस्ट्री के, तो आप इजीली आईआईटी की फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो। सेकंड नंबर पे मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा, क्योंकि वे सबसे इजी आती है। ऑफकोर्स जेई वगैरह में भी आपने सुना होगा, सबसे इजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को बार बार रीड करते जाओ। एनसीईआरटी से सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। एनसीईआरटी को बार बार रीड करना है, और उसके सारे क्वेश्चन जो भी हैं इनऑर्गेनिक के, वे सारे एनसीईआरटी के सोल्व करने हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे प्रेफराइजर की प्रैक्टिस शीट सोल्व कर सकते हो, जो हमारे क्रैश कोर्स है उसमें आपको मिल जाएंगी वे। और अगर आपके पास वे नहीं है तो आप जेई के पीवाईक्यूज भी सोल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री के जेई के पीवाईक्यूज बिल्कुल रेलेवेंट है आईआईटी एग्जाम के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। अब थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर क्या है कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है, वैसे तो सिमिलर है जेई मेंस के, पर मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल हल्का सा। तो बट ये आप मान के चल सकते हो, जेई मेंस जितनी ही लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है यहाँ पर आईआईटी एग्जाम में। प्रिपेयर कैसे करना है, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बुक है ऑर्गेनिक के लिए भी। एनसीईआरटी को आप पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी और बुक के थ्रू यहाँ पर प्रिपेयर किया है तो उसे आप दोबारा से रेफर कीजिए, सेम बुक को। चाहे आप किसी आकाश वगैरह में पढ़ रहे हो या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसके मॉड्यूल्स अगर आपने लगाए वे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम सारे कॉन्सेप्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन इस टाइम में आपको हिमांशु पांडे, एमएस चौहान ऐसी बुक्स के पीछे नहीं जाना है। टाइम वेस्ट है, नहीं कर पाओगे, वेस्ट हो जाएगा आपका सारा टाइम। अगर आपको करना है तो सबसे मेन क्या होता है कि आप वन शॉट वीडियो देखो, चाहो यूट्यूब में वन शॉट वीडियो आपको जेई के मिलेंगे, जेई के वन शॉट वीडियो देखने, नीट के नहीं, जेई लेवल के वन शॉट वीडियो देखो। इसके बाद आप प्रेफराइजर की प्रैक्टिस शीट करो या फिर जेई मेंस की पीवाईक्यूज करो, और ये मोर देन इनफ है ऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में, कुछ बच्चों को, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक के, बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनिशियली 2 चैप्टर्स में पढ़ाए जाते हैं, उन पे अच्छे से काम करना, क्योंकि वे सारी जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, जो बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सिरदर्द टाइप का है। तो मैथमेटिक्स किस तरीके से आता है, किस लेवल का आता है? तो मैथमेटिक्स में बोलूँगा जेई मेन से हल्का नीचे आता है, ऊपर नहीं आता है। ट्रिकी थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेंदी कैलकुलेशन कम रहती हैं, ट्रिकी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मतलब जो आईआईटी का मैथ है, कहीं ना कहीं थोड़ा जेई से लो लेवल का आता है, और जेई में अच्छे लेवल का, जेई मेंस में अच्छे लेवल का कहीं ना कहीं मैथ आता है, काफ़ी डिफिकल्ट मैथ आता है। सबसे डिफिकल्ट जेई मेंस में मैथमेटिक्स ही होता है। तो प्रिपेयर कैसे करें? एनसीईआरटी से नहीं होगा, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं होगा। तब क्या करना है? सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखो, वन शॉट देख सकते हो आप, जेई मेंस वगैरह के वन शॉट देखिए, सारे चैप्टर्स को आप कवर करिए 1 बाय 1 सीक्वेंस में। और इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस शीट को सोल्व करना है। प्रेफराइजर की प्रैक्टिस शीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको प्रेफराइजर की प्रैक्टिस शीट नहीं सोल्व करनी है तो मतलब आपके पास कोर्सेज नहीं है हमारे पे, तो आप जेई मेंस का ऑफकोर्स पीवाईक्यूज रेफर कर सकते हो। ऑफकोर्स मैं प्रैक्टिस शीट को ज़्यादा प्रीफर करूँगा यहाँ पर इसके लिए, अपने आईआईटी एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज जेई मेंस से थोड़ा नीचे आता है आईआईटी एग्ज़ाम। तो कुछ जेई मेंस के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे और वे आईआईटी एग्ज़ाम के लिए इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस शीट में नहीं रखे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और इसके अलावा आपको जो बच्चे यहाँ पर पीसीबी वाले हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स 11th और 12th में नहीं था, तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को यहाँ पर कैलकुलस को बिल्कुल टच नहीं करना है। कैलकुलस से दूर रहो और बाकी सब कवर करने की कोशिश करो। आपके पास इनफ टाइम है, आप अपना पीसीबी कर चुके हो, पीसीबी को रिवाइज करते जाओ और मैथमेटिक्स के यहाँ पर 1 by 1 चैप्टर कवर करते जाओ, वन शॉट देखो और फिर जेई मीन्स की पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर हमारा कोर्स है तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, उसमें 40 क्वेश्चंस अराउंड हर एक चैप्टर्स के आपको देखने को मिलेंगे, वे मोर देन इनफ रहेंगे आपके लिए। तो ये दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, बट यही करना है आपको, और कैलकुलस को टच नहीं करना है। और जो पीसीएम वाले भी बच्चे हैं जिनका मान लीजिए कैलकुलस रह गया है और उनके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना कैलकुलस कर लेता हूँ या फिर बायोलॉजी कर लेता हूँ, तो कैलकुलस छोड़ो बायोलॉजी करो। समझ गए? मैथमेटिक्स के नए चैप्टर करने से अच्छा आप बायोलॉजी के नए चैप्टर्स करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आती है काफ़ी एज कम्पेयर टू बायोलॉजी, और बायोलॉजी में स्कोर करने के चांस ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि मैं बायोलॉजी को ज़्यादा प्रीफर करूँ या मैथमेटिक्स को। बायोलॉजी सबसे पहले नंबर पे आपको बायोलॉजी को कवर करना है, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट, बायोलॉजी फिर देन केमिस्ट्री फिर मैथमेटिक्स एंड देन फिजिक्स। इसी सीक्वेंस में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट विच इज़ फिजिक्स। फिजिक्स जो होता है वे जेई मेन से ऊपर लेवल का आता है, बट जेई एडवांस से नीचे लेवल का आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिजिक्स काफ़ी अच्छा आएगा आपको। फिजिक्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वन शॉट वीडियो ऑफ कोर्स आप यूट्यूब में किसी भी जेई मेंस की वन शॉट वीडियो देख सकते हो, और भी क्रैश कोर्स की वीडियोस आते हैं वे भी देख सकते हो यूट्यूब में, अगर आपको फ्री में देखना है। वरना हमारे प्रेफराइजर में जो क्रैश कोर्स है वहाँ पर आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, उन्हें भी आप प्रीफर कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। अगर आप पेड यूज़र हो तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। प्रैक्टिस शीट जो है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट प्रेफराइजर की रहेगी फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए जेई मेन से बेटर मैं आपको कहूँगा कि प्रेफराइजर की प्रैक्टिस शीट को करो। बट अगेन जो बच्चे मतलब परचेज नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से आप नहीं परचेज कर सकते हो, तो मैं जेई मेंस की पीवाईक्यूज फिर भी कह सकता हूँ करिए, क्योंकि बहुत मतलब रेलेवेंट है, ऐसा नहीं कि रेलेवेंट ही नहीं है, बट थोड़ा डिफिकल्ट आता है आईआईटी एग्जाम जेई मेन से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब ऐसा रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े अलग ही दिख जाएंगे जेई आईआईटी एग्जाम में एज कम्पेयर टू जो अपना ये जेई मेंस है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस के लिए एक बुक भी बहुत फेमस है एससी वर्मा, और उसे भी आप कर सकते हो, उसके भी क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। बट अगेन अभी टाइम कम है तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। जिन बच्चों ने एससी वर्मा सोल्व करी है पहले, वे बच्चे दोबारा से सारी एससी वर्मा सोल्व कर लो। प्रेफराइजर की प्रैक्टिस शीट से भी बेटर वे आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जिन्होंने पहले करी है, लेकिन जो पहली बारी कर रहे हैं वे एससी वर्मा में सोल्व करना, क्योंकि आपके 2 महीने ना 4 चैप्टर में निकल जाएंगे। 5-6 चैप्टर मुश्किल से आप कर लोगे, चाहे आप जितना टाइम लगा दो। तो ये आपको ध्यान में रखना, पहली बारी अगर आप कर रहे हो तो एससी वर्मा मत करना। प्रेफराइजर की प्रैक्टिस शीट सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा। दूसरे नंबर पे जेईई मेंस की पीवाईक्यूज ये आप कर सकते हो। तो ये कुछ सिनेरियो था सारे सब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जनरली कैसे किया जाता है, तो सबसे कम टाइम हमारा बायोलॉजी में लगता है। अराउंड 20 मिनट्स में बच्चे बायोलॉजी को ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। तो 20 मिनट्स हमारा बायोलॉजी के लिए हो गया, 30 मिनट्स हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए चाहिए होता है। तो मान लीजिए 1 आवर में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री ख़त्म करना है, और हमारे पास देन 2 आवर्स बचेंगे, उसमें हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट जो है वे कवर करना होता है टेस्ट में, जब हम टेस्ट दे रहे होंगे। अब यहाँ पर जो स्टेज 2 आता है, जब आप अपनी ये प्रिपरेशन कर रहे होगे, उस टाइम भी आपको एक चीज़ साथ में करनी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन टू मंथ्स में कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह हमारी टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज अब आप प्रिपेयर करो तब भी आपको देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कमाएंगे शुरू में, ऑफकोर्स आप अभी तैयारी कर रहे हो, रिविजन्स आपकी होनी अभी रह रही है, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आपकी रिवीजन होएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सारे सब्जेक्ट्स को एक 1 by 1 सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू आएगा आपके दिमाग में, स्ट्राइक करेंगे वे उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में वे उन चैप्टर्स का कहीं ना कहीं रिवीजन भी हो रहा होगा साथ में। तो टेस्ट सीरीज इन 2 मंथ्स के लिए कंपलसरी है। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मैं आपको विदाउट एनी डाउट बता रहा हूँ, हमारे प्रेफराइजर प्लेटफॉर्म है दी बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, उससे बेटर आपको टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी। तो आप टेस्ट सीरीज के लिए जरूर आप चेकआउट कीजिएगा
हमारे प्रेफराइजर में जो आपको टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, बेस्ट प्राइस में भी है। और अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो उसमें हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। तो टेस्ट सीरीज को कैसे यहाँ पर हमें अप्रोच करना है, तो जैसे आप प्रेफराइजर में की टेस्ट सीरीज में जाओगे तो उनका हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि कब कितनी टेस्ट सीरीज देनी है। अभी तक जो हमारे पार्ट टेस्ट चल रहे थे इस अप्रैल मंथ से हमारे फुल टेस्ट शुरू होंगे। ऑफकोर्स हमने टाइम ऐसे ही रखा है जानबूझ के कि लास्ट 2 मंथ में हम फुल सिलेबस के टेस्ट कंडक्ट कराएं, उससे पहले पार्ट टेस्ट, जिससे बच्चे अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ले। तो अब यहाँ से फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, अराउंड हर एक वीक में एक टेस्ट हो रहा होगा। और मई में थोड़े ज़्यादा टेस्ट होंगे, किसी किसी वीक में 2 टेस्ट भी होंगे, मोस्ट लाइकली सारे ही वीक में 2 टेस्ट हो रहे होंगे, किसी किसी में एक हो सकता है। और एट द एंड आपका एक मेगा टेस्ट भी रहेगा जो बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक हम सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान कर रखी है, तो वे सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर आप प्रेफराइजर की टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी फिर और कोई तरीका नहीं है, और इससे बेटर टेस्ट सीरीज आपको कहीं और मिलेगी नहीं। बाकी आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो और भी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, बट आई विल रिकमेंड प्रेफराइजर की टेस्ट सीरीज आप परचेज करो, वो दी बेस्ट है। और इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब टेस्ट सीरीज में क्या है कि सबसे मेन ये होता है कि सिर्फ आपको टेस्ट देना नहीं होता, टेस्ट के थ्रू आपको ना कहीं अपनी रिवीजन करनी है और अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको टेस्ट देना है। जैसे आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पूरा ओवरव्यू आएगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये हमारे टेस्ट सीरीज में सारे फीचर हैं, तो वो दिखाएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। जो आपके क्वेश्चन गलत हैं उसमें देखो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा देखने को। तो उसमें देखो कि कौन कौन से सॉल्यूशन सही हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन गलत हैं आपके, मतलब आपने जो सॉल्यूशंस किए उसमें क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं ना इस कॉन्सेप्ट में वीक हूँ, या इस चैप्टर में इस पार्ट में वीक हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा काम करना है। समझ गए? मान लीजिए जैसे कि NLM पे हमारा कोई क्वेश्चन है, और NLM में ही कोई हमारा, जैसे कि हमारा जो न्यूटन्स के कोई भी इक्वेशन पे क्वेश्चंस आ गया, जो मल्टीपल इक्वेशंस को यूज़ करके हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और हम ना गलत इक्वेशंस वहाँ पुट कर रहे हो, या फिर हम ये भूल गए हैं कि न्यूटन की जो इक्वेशंस होती हैं वे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती हैं, और क्वेश्चंस में गिवन है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है। डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन दे दी होगी, और आप क्या है कि न्यूटन की इक्वेशन लगा के यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ऑफकोर्स गलत हो जाएगा। तो ये इस तरीके की मिस्टेक से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरे को ना ये जो न्यूटन की इक्वेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब गिवन होगा तभी करना है, जब कांस्टेंट नहीं गिवन होगा तब मेरे को क्या करना है, तब मेरे को बेसिक डेफिनेशंस यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी जब आप टेस्ट सीरीज दोगे। और टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा अच्छी रिवीजन होती है, आपके जो नंबर है ना वे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। मान लीजिए आपके स्टार्टिंग में मान लीजिए आपके नंबर आ रहे होंगे 40-50 नंबर, तो वहाँ से भी इन 2 मंथ्स में आप 40-50 से 150-160 ईजिली कर सकते हो। बस आपको टेस्ट सीरीज देनी है और अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, और सिलेबस कहीं ना कहीं अच्छा खासा कवर आपको करना है। ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स का मिला के मैं बोलूँ तो 80% सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करनी ही करनी है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।